हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा और मैं जुड़ चुका हूं आप लोगों के साथ फिर से आज एक और नई वीडियो के साथ। खैर, पुरानी कहानी तो हमारी पुरानी ही है। हम बात कर रहे हैं आनंद मठ पर, जो 1770 में सन्यासी विद्रोह हुआ था। उस पर हम विस्तृत रूप से बात कर रहे हैं। छोटी छोटी बात नहीं करेंगे हम, या फिर शॉर्ट में से उड़ के नहीं जाएंगे। हम एक एक छोटे से छोटे टॉपिक पर बात कर रहे हैं। और आज ही हमारा चौथा दिन है, शायद चौथा पार्ट है इसका। और आज हम बात करेंगे जो हमने कल छोड़ा है उसके आगे से। तो कल हमारी बात हुई थी कि जो सन्यासी बाबा हैं जिनके मठ में कल्याणी रुकी हुई है, वो भवानंद से मिलते हैं। और भवानंद से मिलने के बाद महेंद्र को ढूंढने का आदेश देकर अपने वापस मठ चले जाते हैं। अब इसके आगे ही कहानी स्टार्ट होती है। अब भवानंद जो है वो अपने दल में शामिल है, लेकिन जहां पर महेंद्र थे, जहां पर उनकी वाइफ और उनकी बच्ची जो खो गए थे, जहां से डाकू ने उठा के ले गए थे, अब वहां पर महेंद्र अकेले बैठे हैं। लेकिन बैठे बैठे वो सोच रहे हैं केवल बैठने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा। कब तक बैठने से काम चलेगा? तो उन्होंने सोचा ढूंढने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि मैं शहर की तरफ जाता हूँ और अधिकारियों से बात करता हूँ, क्या पता कुछ पता मिले। तो अब वो वहां से उठते हैं चट्टी से। उस जगह का नाम चट्टी होता है। चट्टी से उठते हैं और चलने लगते हैं। अब जैसे ही थोड़ा सा चलते हैं, उन्हें दिखता है कि एक बैलगाड़ी में खजाना, या खजाना कहो या फिर उस समय खजाना धान भी हो सकता है, उसके अंदर धान भरकर कुछ सिपाही, कम से कम 50 से 60 सिपाही जा रहे हैं। उसके चारों ओर बैलगाड़ी के चारों ओर सिपाही खड़े हैं और उसको लेके जा रहे हैं। अब जो हैं अपने महेंद्र जी, वो सोचते हैं कि मैं इन्हीं के पीछे लग जाता हूँ और जैसे ही ये कलकत्ता पहुंचेंगे मैं उनसे बात करूंगा। अब भवानंद जी उनके पीछे पीछे चुपके चुपके से जाते हैं, क्योंकि कोई देख लेगा तो शायद गलत अंदाजा लगा ले और कुछ बात का बखेड़ा हो जाए। तो इस डर से वो चुपके चुपके उनके पीछे रहते हैं। थोड़ा दूर चलते हैं कि तब तक सिपाही की टुकड़ी जो है वो रुक जाती है। सिपाही क्योंकि रात को ही वहां से निकलते हैं जहां उन्हें अपना सामान पहुंचाना होता है, क्योंकि दिन में काफी धूप होती है और दिन में काफी थकान भी हो जाती है, इसलिए सिपाही अपना रास्ता रात को ही तय करते हैं। अब सिपाही विश्राम के लिए थोड़ा रुकते हैं। इतने में जो हमारे महेंद्र जी हैं वो सोचते हैं कि हमें देख ना ले, तो सड़क के पास ही जंगल में किसी पेड़ की आड़ में वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन उन्हें एक सिपाही देख लेता है और कहता है, अरे ये तो डाकू है। और वैसे भी शक तो होना ही है, क्योंकि जब घर से चले थे, याद होगा आपको, जब घर से चले थे तब वो एक बंदूक लेकर साथ में चले थे, ताकि अगर ऐसी कुछ परिस्थिति बने तो उससे हम सामना कर पाए। अब जैसे ही वो डाकू ने देखता है, उनके पास जाकर उनका गला पकड़ लेता है और एक घूंसा जमा देता है महेंद्र के मुंह पर। अब और उनसे बंदूक छीन लेता है। तो महेंद्र जी भी अब अपने गुस्से में तो नहीं कह सकते कि गुस्से में हैं, लेकिन महेंद्र भी उनके सिपाही के घूंसा जमा देते हैं, बढ़िया से पेल देते हैं मुंह पे। और सिपाही वहीं ढेर हो जाता है। ढेर का मतलब बेहोश हो जाता है। अब भाई खाते पीते खानदान से महेंद्र जी, हाथ 2.5 किलो का हाथे कातिया वाला हिसाब है। अब वो जैसे ही सिपाही ढेर हो जाता है, लेकिन सिपाही तो काफी हैं, एक ही सिपाही तो है नहीं, तो बाकी सिपाही भी वहां आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये सिपाही धान लेकर जा रहे हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर जाते हैं। ये बात है 1173 की। 1173 मतलब आप बिल्कुल 1000 ईस्वी के पास मत जाना। 1173 ये बंगाब्द संवत्सर है। ये ईस्वी संवत्सर से अगर हम देखें तो शायद 1775 या फिर 76 की बात है, 75 के आसपास की बात है। तो उस समय बंगाल जो है अंग्रेजों के अधीन नहीं था, लेकिन जो अंग्रेज है वो बंगाल के दीवान थे। अब दीवान जो होते हैं, जो कर वसूलते हैं, तो कर जो है, कर के रूप में कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, मैंने आपको पहले कहा, कर हमेशा जाता था। अब अंग्रेजों को कर देना पड़ता था, और लेकिन अंग्रेज उनकी जान और जिस्म का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि इनकी हम जान बचाए, ग्रामवासियों के लिए हम कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं था। वहां का जो राजा था मीर जाफर, नरक वाला, वो अधम एकदम पापी गधा का, जो भी कहूं मैं तो कम उसके लिए, वो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता था। इतना घटिया व्यक्ति वो अब उनकी प्रजा की रक्षा कैसे करता? तो अब वहां से जब जा रहे होते हैं सिपाही, तो भवा जो महेंद्र जी है उनको घेर लेते हैं, महेंद्र जी को पकड़ लेते हैं
और उनकी बंदूक बंदूक छीन लेते हैं और उनको लेके जाते हैं अपने सरदार के पास। उनका जो सरदार होता है पीछे, सरदार से मतलब पंजाबी नहीं है, सरदार उनका एक गोरा होता है, गोरा का मतलब एक अंग्रेज, वो बैठा होता है घोड़े पर और वो उस समय नलकी मार रहा होता है। नलकी मतलब है वो नशे में होता है, धुत काफी। तो बोलते हैं सर ये लेके आए हैं, डाकू है, इसका क्या करें। तो सरदार नशे में होता है, तो सरदार कहता है जाओ इनसे शादी करो। अब सिपाही हंसने लगते हैं कि यार इससे शादी कैसे करें। तो सिपाही सोचते हैं अभी नशे में है, बेवड़ा है, जैसे ही नशा इसका उतरेगा तो इसको वापस लेके जाएंगे। तो सिपाही जो है उसको अनसुना कर कर ले जाते हैं और बैलगाड़ी के जो पहिया होता है उसमें उसकी रस्सी बांध देते हैं पहिए के ऊपर और उनको लेके जाते हैं अपने साथ ही। अब क्या होता है जब वो वहां से उनको लेके जाते हैं तो काफी हताश है, वैसे भी जीने की आशा तो है नहीं मन में, क्योंकि न उनकी वाइफ है न उनकी बच्ची है। अब है भी लेकिन पता नहीं कहाँ है, किस अवस्था में है, डाकू उठा के लेके गए, अभी तक जिंदा है या नहीं। तो काफी शंकाएं हैं, इसलिए जीने की इच्छा भी नहीं है महेंद्र जी की। अब इतने में ही क्या होता है कि जो भवानंद है, जो महेंद्र जी का पता लगाने के लिए निकले हैं, वो भी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे होते हैं, जिस तरफ कलकत्ता का रास्ता जाता है, जिस तरफ सिपाही है। अब भवानंद की दृष्टि भी सिपाहियों पर पड़ जाती है और भवानंद भी उन्हीं के साथ ही लग जाते हैं, उन्हीं के साथ जैसे ये अपने महेंद्र जी लगे थे। अब क्या करते हैं कि सिपाही जैसे महेंद्र को पकड़ा वैसे भवानंद जी को भी पकड़ लिया, ये भी डाकू, इसको भी पकड़ो। भवानंद जी को पकड़ लेते हैं और उनको भी बांध देते हैं कहीं पे। अब वो आपस में सिपाही बात कर रहे होते हैं कि साला ये भी डाकू है, इसको भी उसी के पास बांध देना चाहिए था। अब ये जो भवानंद जी सोचते हैं और किसको बांधा है, उनके मन में अभिलाषा होती है जानने की, यार और कौन है जिसको बांधा हुआ है। तो भवानंद जी क्या करते हैं, एक जो ऐसे बातें कर रहे होते हैं उनके एक तमाचा मार देते हैं खींच के भवानंद जी, और वो गुस्से में आकर उसको ले जाता है और जहां पर महेंद्र जी बंधे हुए हैं वहीं पे उनको भी बांध देता है। अब भवानंद जी के मन में थोड़ी प्रसन्नता आती है और वो पहचान जाते हैं कि ये तो महेंद्र है। अब जैसे चलते रहते हैं तो अब काफी शोर भी होता है, कोई सिपाही आपस में बात कर रहे हैं या फिर जो बैलगाड़ी का चकरा चू 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 करने लगता है। तो उसी की स्वर में, बहुत धीरे स्वर में भवानंद जी महेंद्र जी को कहते हैं कि अरे महेंद्र जी, मैं आपको जानता हूं और मैं आपको ही ले जाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब महेंद्र जी को शंका तो होती है लेकिन कुछ कहते नहीं है, क्योंकि अब ऐसी परिस्थिति में कौन क्या कह सकता है। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा कीजिए, भवानंद ने ऐसा कहते हैं, और जो आपके जो ये पहिया घूम रहा है इस पर अपने हाथ की रस्सी को लगाइए धीरे धीरे ताकि ये कट जाए। अब वो ऐसे करके हाथ की रस्सी खोल लेते हैं और फिर पैर की रस्सी खोल लेते हैं, ऐसे भवानंद भी खोल लेते हैं और वो भी अपने पैर की रस्सी खोल लेते हैं। अब दोनों खुल चुके हैं लेकिन नौटंकी कर रहे हैं ताकि बंधे हुए हैं। अब थोड़ी ही दूर जैसे चलते हैं, दूर पर एक सिपाही एक और आदमी को देखता है जो एक चट्टान पे खड़ा होता है, एकदम बढ़िया दिव्य पुरुष की तरह, लंबा चौड़ा एकदम हट्टा कट्टा व्यक्ति। फिर वो बोलता है ये भी डाकू है साला, इसको भी पकड़ो। सिपाही उनको भी पकड़ के लिए आते हैं लेकिन उनके हाथ में होती है बंदूक जो थोड़ी छिपी हुई होती है। अब जैसे ही वो लेके आते हैं उनको एक और जो वहां खड़े होते हैं व्यक्ति, अब वो आते हैं और जो देखते हैं कि जो हमारा उनका जो सरदार होता है, जो गोरा आदमी, उसके सर पर एक बंदूक में यहाँ छेद कर देते हैं, वो गोली मार देते हैं। अब थोड़ी हड़कंप मच जाता है। इसके बाद जो उनके मुख्य जो सैनिक का जो सेनापति होता है वो भी एक घोड़े पर होता है जो नशे में धुत होता है। अब जैसे ही उनको गोली पड़ती है उपसेनापति के, अब काफी हड़कंप मच जाता है। अब लोग इधर उधर उनको उनकी बंदूक छीन लेते हैं और इतने में ही दोस्तों एक एक करके 200 साधु जो वहां पर मीटिंग कर रहे थे पहले से ही, वो एक के बाद एक आ पड़ते हैं और उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने में जो अंग्रेज होता है, जो नशे में धुत होता है, उसका नशा टूट जाता है। अब अब जब जान पर बनाती तो सब अच्छा नशा टूट जाता है, और अंग्रेज तो खैर लिमिट में लेते हैं, इंडियन की तरह नहीं है कि मतलब मार दिए 2-4 पव्वे, तो वो लिमिट में लेते हैं और वो नशा टूट जाता है। अब उनको चतुष्कोण बनाने का ऑर्डर दे देता है वो उनका सरदार कि आप चतुष्कोण बना लीजिए ताकि हम इनसे रक्षा कर सकें। अब जैसे चतुष्कोण बन जाता है, अब चतुष्कोण के बीच में सेनापति होता है और वो 2 कैदी, और जैसे ही वो चतुष्कोण बनता है, उनमें से ही एक, उन तीनों में से जो महेंद्र है, भवानंद है और उनके साथ जो एक और व्यक्ति आए थे, उनमें से ही जो भवानंद है वो तलवार निकालते हैं, जो अंग्रेज होता है उसी की तलवार निकालते हैं और उसकी गर्दन को धड़ से अलग करके फेंक देते हैं।
अब सबसे ज्यादा परेशानी की बात हो जाती है, क्योंकि अब जैसे ही सेनापति का गला उड़ गया, अब सैनिकों को ऑर्डर कौन दे? अब सैनिकों को ऑर्डर देने के लिए कोई है नहीं। अब सेना इधर उधर होने लगती है। इतने में ही 200 के 200 साधु सब पर हमला करके सबको मार लेते हैं, सारा धन लूट लेते हैं, धन धान्य जो भी है सब लूट लेते हैं। और जो वो नया पुरुष था जिसको पकड़ के लाए थे ये थर्ड टाइम में, वो और भवानंद आप पास में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर बोलते हैं भाई भवानंद। और भवानंद जी कहते हैं भाई जीवानंद, जिस उद्देश्य के लिए हमने जन्म लिया था वो आज थोड़ा बहुत तो पूरा हुआ कम से कम। वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो सगे भाई होते हैं, आपस में गले मिलते हैं और फिर उसके बाद उनका जो धन है वो लूट लाट कर सब चले जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अब महेंद्र जी को वो बात करेंगे नहीं करेंगे, महेंद्र जी को बताते हैं। अब अभी भी कितना टाइम है महेंद्र को अपनी वाइफ से मिलने के लिए। खैर हम चौथा पार्ट है आज वीडियो का और अभी तक मिल नहीं पाए हैं भवानंद जी और महेंद्र जी अपनी वाइफ से, बच्ची से, तो काफी परेशान तो है ही, लेकिन अभी कुछ बात नहीं बनी है। तो अब देखते हैं अगले वाले पार्ट में, जो अगला पार्ट आने वाला है इसका वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें तो थोड़ी कम लड़ाई हुई है, आगे वाले में थोड़ी और ज्यादा होने वाली है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे अपने यूट्यूब चैनल अंकित शर्मा पर, और मैं आपके लिए रोज ही बड़े विस्तार से जो आनंद मठ है उसकी वीडियो लेकर आता हूं और हमेशा लेके आता रहूंगा। कभी अगर गलती से अगर देर हो जाए तो सोचना कहीं बिजी होगा बंदा सबके निजी काम होते हैं, और मैं ऐसे ही लेके आता रहूंगा आपके लिए। और आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।